फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि मैड 1 के पेपर को सॉल्व कैसे करना है आपको। आपका क्विज 2 नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग दिखाती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, उसमें अप्रोच क्या लग रहा है। तो हमने क्विज प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन पेपर उठाया है जो कि हम क्विज 2 के लिए सॉल्व करने वाले हैं, और ये मैड 1 का पेपर है। तो यहाँ से हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। डजेंट मैटर आप नहीं भी स्टार्ट करें, नो वरीज। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह हार्ड होता है और ये क्वेश्चन हर बार आता है एग्ज़ाम में, तो इसमें आपको हर बार यस पे टिक लगाना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है? यू मैनेज अ डेटा सेंटर वेयर ईच सर्वर हैज़ 10 गीगाबिट पर सेकेंड नेटवर्क कनेक्शन and the facility's backbone link is also 10 Gbps. Your application is handling 10,000 requests per second, each with a 50 kb response, which translates to about 4 Gbps of required through output. So if each request involves minimal CPU processing and the existing server has sufficient resources to handle the load, which of the following scaling strategies is most appropriate to meet the demand? Okay. इस क्वेश्चन में आपको कुछ डिमांड टाइप की दे रखी हुई है। इसमें बोल रहा है कि आपको एक पे टिक लगाना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली इस डिमांड को फुलफ़िल कर सके। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि 4 Gbps रिक्वायर्ड है थ्रूपुट के लिए, और ऑप्शंस में है कि स्केलिंग अप अ सिंगल सर्वर, स्केल आउट टू मल्टीपल सर्वर्स इन द डेटा सेंटर, बोथ विल प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन सबसे पहले। नन ऑफ दिस को हम पहले से हटा देंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं स्केल आउट टू मल्टीपल सर्वर्स, स्केल अप। आपको नहीं पता है अगर कि स्केल अप क्या होता है या स्केल आउट क्या होता है और सर्वर्स क्या होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होते हैं। इस पर आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। ये हो गया है ज़रा आपका सर्वर्स। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि ये स्केल अप सर्वर है और ये स्केल आउट सर्वर है। ओके, इसमें ऐसा होता है कि सर्वर के ऊपर सर्वर रखते हैं और सर्वर के ऊपर सर्वर रखते हैं ताकि खूब सारे सर्वर्स हो जाएं, और इसमें जितना भी इनको लोड आ रहा है ये एक दूसरे से डिवाइड कर सकें और इनका लोड कम हो सके। सिमिलरली ये सर्वर्स भी ऐसा ही करते हैं, एक दूसरे के पास सर्वर्स देते हैं, आई मीन लोड देते हैं, ताकि इन पे भी लोड कम पड़े। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें इन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए किस पे टिक लगाना चाहिए। तो अगर आप देखें कि सबसे पहले इसमें लिखा है 4 Gbps। ठीक है, यानी कि 4 Gbps रिक्वायर्ड हो रहा है इनको, और देखा जाए तो इस पूरी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए स्केल आउट एक अप्रोप्रिएट आंसर है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इसमें 4 Gbps लिखा है और स्केल अप सर्वर मतलब सिंगल सर्वर्स में अगर आप करना चाहें तो 10 Gbps तक कर सकते हैं। इसमें तो सिर्फ 4 लिखा है, तो यानी कि ये इनफ है। तो हम लोग अभी इस ऑप्शन पर से आगे बढ़ते हैं, इस पर टिक लगाते हैं और देखते हैं ये आंसर सही होगा कि नहीं होगा। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement best describes a key advantage of Jinja 2 server-side rendering over JavaScript JSON based client-side rendering? ओके ओके ओके, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो Jinja 2 है ये सर्वर साइड रेंडरिंग होता है और जावास्क्रिप्ट और JSON ये क्लाइंट साइड में होता है। तो जावा यानी कि जावास्क्रिप्ट और JSON में ऐसा होता है कि सबसे पहले जावास्क्रिप्ट रन करती है, फिर जो कंटेंट होता है वो पेज पे आता है। ठीक है, और जो Jinja 2 होता है ये जब रन करता है तो ये सीधा सीधा कंटेंट यानी कि HTML का जो भी कंटेंट होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो आपको इसमें एक चीज़ समझनी है कि ये जो Jinja 2 है, ठीक है, ये हैवी मतलब ज़्यादा लोड दे देगा सर्वर को, क्योंकि ये चाहता है कि आप तुरंत हमें वो पेज दिखाएं। बल्कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में या फिर JSON में देखेंगे तो इसमें ऐसा होता है कि अगर जब जावास्क्रिप्ट पहले चल रहा होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो जब पेज रीलोड होकर आएगा उसमें भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसमें इतना भयंकर सा लोड नहीं पड़ता है। तो ये तो आपने बेसिक चीज़ जान ली भाई क्या क्या होता है। ऑप्शंस दिखते हैं। इट गारंटीज दैट डायनेमिक अपडेट्स ऑन यूज़र इंटरेक्शन नेवर रिक्वायर एडिशनल डेटा फैचेस। बकवास, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। Second option, it provides faster initial page load and improved search engine optimization without requiring client-side template logic.
ये एकदम सही आंसर है। देखिए ये ऑप्शन क्यों सूट कर रहा है इसमें, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये फास्ट पेज को लोड करता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि की एडवांटेज क्या है जिंजा 2 के ओवर जावास्क्रिप्ट एंड जेसॉन। तो की एडवांटेज सबसे पहला तो यही होता है कि सबसे फास्ट ऐसा लोड करता है, फास्ट लोड करता है। वो बात अलग है कि सर्वर पे थोड़ा सा लोड पड़ जाता है, लेकिन ये फास्ट लोड करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इम्प्रूव्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मिलता है इसमें। अब आप देखेंगे कि ये जो JS है यानी कि जावास्क्रिप्ट और जेसॉन, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें तो ये बैकएंड से ऐसे रन होगा, फिर धीरे धीरे कंटेंट शो होगा आपका पेज पे। तो जब कंटेंट पहले शो हो नहीं रहा है तो उसमें जो आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO करा होगा वो आपको तुरंत नहीं हो सकता है ना। तो ऑफ कोर्स जिंजा में ये सबसे पहले सबसे फास्टली रन करता है, तो उसमें SEO अच्छे से हो पाएगा। और साफ साफ लिखा विदाउट रिक्वायरिंग क्लाइंट साइड टेम्पलेट लॉजिक, यानी कि बिना क्लाइंट साइड टेम्पलेट लॉजिक के भी SEO अच्छे से रन हो जाएगा। तो मुझे तो अप्रोप्रिएट आंसर यही लग रहा है। ओके, तो इसे भी टिक लगाते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर सही होगा कि नहीं होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव अहेड आई गेस। ओके, तो ये SQLite का क्वेश्चन है, ID दी हुई है, स्कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल प्रिंट मैक्सिमम स्कोर वैल्यू। इसमें पूछा है कि इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन प्रिंट कराएगा। ओके, ऑप्शंस पे आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो प्रिंट 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 सब में लिखा है, DB सेशन क्वेरी सब में लिखा है। एक चीज़ डिफरेंस मुझे दिख रहा है, मैक्स एग्ज़ाम स्कोर, फंक्शन मैक्स मैक्स एग्ज़ाम स्कोर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्या नाम है SQLite में पूछा है इसने, तो फंक्शन डॉट मैक्स लगेगा, ठीक है, सिंपल मैक्स कभी नहीं लगेगा। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, अब इसमें से देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। एक में डॉट स्केलर लगाए, दूसरे में डॉट स्केलर नहीं लगाए। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये जो डॉट स्केलर होता है, कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जैसे कि मैक्स हो गया, मिन हो गया, उनमें डॉट स्केलर ही लगता है। और स्केलर डॉट स्केलर क्यों लगता है, क्योंकि अगर आपने डॉट स्केलर नहीं लगाया तो ये आपको टप्पल्स में दे सकता है। ओके, ये कभी कभी हो सकता है कि आपको टप्पल्स में दे दे वैल्यू, हो सकता है कभी भी कॉमा लगा दे, जो मर्ज़ी वो कर सकता है। लेकिन अगर आपने स्केलर लगाया तो आपको सिंगल वैल्यू देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें अगर मैक्सिमम जानना है तो हमें कोई सिंगल वैल्यू चाहिए, यानी कि 98 चाहिए होगा। तो हम नहीं चाहते 98 के बगल में कॉमा लगे या ब्रैकेट लगे, कुछ भी लगे। ओके, तो इससे आपको सिंगल वैल्यू मिल जाएगा। चलो इस पर टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What is the right syntax to use an external JavaScript file into the current HTML file? पूछ रहा है कि इसमें से राइट फॉर्मेट यानी कि राइट सिंटैक्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को ऐड करने का। ऑप्शन देखते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स सही लग रहा है, HREF भी सही लग रहा है, पर इम्पोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, इम्पोर्ट नहीं लगता है। कट करेंगे इसको, आप एलिमिनेट कर देंगे इन दोनों को। अब आपको फर्स्ट और सेकेंड वाले ऑप्शन में देखना है, तो आप ये देख लीजिए, ये जो सोर्स है ये लगा है और HREF है ये लगा है। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। पर ऐसा आपको सोचना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप CSS की यानी कि स्टाइल शीट ऐड कर रहे हैं तो HREF लगाएंगे, और अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो SRC लगाएंगे। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फ्लास्क एंड HTML इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, कुछ फ्लास्क का इसमें दिया हुआ है कोड। ओके, फ्लास्क को कॉल किया गया यहाँ पे। ये राउट दिया है, राउट बोल सकते हैं या रूट बोल सकते हैं। रूट में क्या दिया है, टेक्स्ट ही दिया है, साइज़ दिया है, इंट साइज़ यानी कि इंटीजर होगा, और कलर यानी कि ये स्ट्रिंग मान लेते हैं। ठीक है, साइज़ कलर दिया है, फॉन्ट साइज़, स्ट्रिंग साइज़, पिक्सल कलर दिया है, कलर रेंडर करेगा index.html में, स्टाइल शीट दी है। ठीक है, HTML की फ़ाइल दी हुई है, इसमें कलर दिया है। ओके, फॉन्ट साइज़ IITMVS। ठीक है ठीक है ठीक है। एज्यूम द फ्लास्क कोड इज़ रनिंग ऑन द सर्वर। ठीक है, एज्यूम करना है कि फ्लास्क कोड एक सर्वर पे रन कर रहा है विदाउट एनी एरर्स, कोई एरर नहीं आ रहा है। इसमें आपको करेक्ट URL निकालना है। ओके, URL आप समझते हैं, URL आपका राउट से ही निकलता है। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है, साइज़ है, इंट है यानी कि इंटीजर होगा, कलर यानी कि स्ट्रिंग होगा। कलर अगर कोई भी दे सकते हैं तो दे सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऑप्शन देखते हैं। टेक्स्ट रेड, साइज़ 20, नहीं ये मैच नहीं हो रहा है, और सेकंड वाला भी मैच नहीं हो रहा है, थर्ड वाला कुछ कुछ मैच हो रहा है। टेक्स्ट दिया है तो टेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। साइज़ दिया है, साइज़ भी है यहाँ पर। रेड दिया है, नहीं इंटीजर तो रेड होता नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे हम लोग।
फोर्थ वाले ऑप्शन पे हाँ टेक्स्ट साइज सही है, इंटीजर 20 है और रेड यानी कि कलर। ओके, तो फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं अभी फ़िलहाल तो हम, बाकी चेक करते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड। पाइथन का कोड दिया हुआ है। कैलकुलेट फंक्शन रैपर a, b फंक्शन a, b रिटर्न करता है स्क्वायर। ओके, रिटर्न रैपर कैलकुलेट फू फंक्शन एक्स वाई रिटर्न x माइनस वाई, मेन कोड प्रिंट फू। ओके, ऑप्शन में टिक लगाना है आपको, देखना है। पहले प्रिंट फू देखते हैं, इसमें 5,2 है यानी कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं इसमें 5,2 लगाना है। ओके, फू वाला जो फंक्शन है यहाँ पे काम कर रहा है, इसमें क्या काम कर रहा है 5 - 2 से। ओके, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा। पर ये जो फंक्शन है अच्छा @ कैलकुलेट करके लिखा है, यानी कि कैलकुलेट वाला फंक्शन यहाँ नीचे काम कर रहा है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या काम करेगा। यहाँ पे काम करते करते ओके 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो मुझे नहीं 5 का नहीं, सॉरी, यहाँ से माइनस किया था 5 - 2 3 किया था, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि करेक्ट ऑप्शन 9 होगा। ओके, करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। ओके, मैसेज दिया है द ओके लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेस्क एंड यूजफुल फॉर वेब डेवलपमेंट। ओके ओके ओके, ठीक है, जिंजर 2 टेम्पलेट दिया हुआ है। ये आप इन्हें सब्स्टिट्यूट मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, प्रिंट करना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ दिस विल थ्रो अ की एरर। ठीक है, पूछ रहा है कि आप किस में इन ऑप्शंस में ऐसा क्या आप यूज़ कर लेंगे जो की एरर थ्रो कर सकता है, किस में की एरर थ्रो कर सकता है। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, टेम्पलेट डॉट सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज पाइथन। ओके, लैंग्वेज की जगह पे पाइथन आ रहा है, पर डेस्क की जगह पे और यूज़फुल की जगह पे तो कुछ नहीं आ रहा है, तो इसमें ये एरर थ्रो करेगा पक्का पक्का। ओके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो हम और ऑप्शंस देख लेते हैं। टेम्पलेट डॉट सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ है, लैंग्वेज में इसने पाइथन किया है। ओके, डेस्क में पॉपुलर, डिस्क्रिप्शन आई गेस यूज़फुल में यूज़फुल। ओके, ये ऑप्शन तो अच्छा है, इसमें कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, एकदम करेक्ट है ये। टेम्पलेट डॉट सेव सब्स्टिट्यूट, लैंग्वेज में पाइथन लिया है। अब यू कैन से कि इसमें भी लैंग्वेज पाइथन था, इसमें भी लैंग्वेज पाइथन था, तो सिर्फ इसमें क्यों की एरर थ्रो करेगा और इसमें क्यों नहीं करेगा। तो एक बात समझो, अगर डॉट सेव सब्स्टिट्यूट लग जाता है तो जो इस जगह का नहीं दिया होता, यानी कि इस जगह का नहीं दिया हुआ है, तो ये खुद को लिख लेगा, यानी कि ऐसे ही लिखा रहेगा, ये कुछ चेंजमेंट नहीं आएगा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं आएगा। तो लैंग्वेज की जगह बस पाइथन करेगा और बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, तो इसमें कुछ भी की एरर थ्रो नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं, टेम्पलेट डॉट सेव सब्स्टिट्यूट, इसमें लैंग्वेज दिया पाइथन, डिस्क्रिप्शन दिया है वर्सेटाइल, थर्ड वाला नहीं दिया, ठीक है, यूज़फुल नहीं दिया, पर इसमें भी कोई की एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि एज आई सेड डॉट सेव जब लग जाता है तो उसमें की एरर थ्रो नहीं करता है, क्योंकि अगर आपको एक लिखना है तो लिखिए, बाकी आपको नहीं लिखना है तो अपने आप एज इट इज़ लिख जाएगा। अब इन दोनों में देखते हैं, डॉट सब्स्टिट्यूट में अगर आपको दिया है तो लिखेगा और नहीं दिया है तो की एरर थ्रो करेगा। तो फॉर मी मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वन इज़ राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फ्लास्क ऐप कोड। ओके, वैलिड यूजर्स का दिया है, स्टूडेंट पासवर्ड दिया, प्रोफेसर पासवर्ड दिया, HOD पासवर्ड दिया, ठीक है, राउट दिया यानी कि साइन इन हो रहा होगा, लॉग इन। चेक क्या कर रहा है इसमें, UID सेम है एंड पासवर्ड सेम है, तो रिटर्न करना है कि यू आर ऑथराइज्ड, नहीं तो रिटर्न करना है यू आर अनऑथराइज्ड। ठीक है, एज्यूम द अबव फ्लास्क ऐप रन्स ऑन, इस पर रन कर रहा है, URL ये दिया है, ठीक है, UID प्रोफेसर पासवर्ड ये, UID प्रोफेसर पासवर्ड 5432154321। ओके, तो मुझे लगता है कि इसमें मैच कर रहा है दोनों, तो फर्स्ट वाला ये यू आर ऑथराइज्ड ही सही होना चाहिए, टिक लगा के देखते हैं। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन पे
कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड. फाइल नेम दिया है main.html. ओके, बटन्स दिए हुए हैं 4 टाइप के. ऑन क्लिक करने पे अलर्ट लाएगा हेलो वेलकम. कंसोल डॉट लाएगा हेलो वेलकम. डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाएगा हेलो वेलकम. कंसोल डॉट एरर लाएगा हेलो वेलकम. ओके, तो इसमें अब क्या पूछ रहा है? ओके, विच ऑफ द अबव ग्रीट बटन विल प्रिंट ग्रीटिंग्स ऑन द डायलॉग बॉक्स. ठीक है, पूछ रहा है डायलॉग बॉक्स में कौन सा ग्रीट प्रिंट करेगा. ओके, तो कंसोल डॉट लॉग तो साइड पे प्रिंट होता है, साइड में होगा तो बॉक्स में तो नहीं होगा. अलर्ट होता है, मुझे लगता है अलर्ट पॉप अप करके आता है, तो मुझे लगता है कि अलर्ट एक एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है यहाँ पर. अलर्ट करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है. सो अलर्ट कहाँ पे है? ग्रेड 1 पे. ग्रेड 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क को कॉल किया, यूज़र दिया है एडमिन यूज़र 1 2 3. ओके, रूट दिया हुआ है पोस्ट. ठीक है, यहाँ से पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ की यानी कि मेथड पोस्ट यहाँ पे पोस्ट हो रहा है. यूज़र्स हैं. ओके, 404 यूज़र 1 एरर. 404 यूज़र 1, यूज़र 2 एरर, यूज़र 2, यूज़र 4. ओह, यहाँ पे यूज़र 3 है, यूज़र 4 तो नहीं है. तो इसका मतलब सिंपली वी कैन इग्नोर दिस, क्योंकि यूज़र 4 जब यहाँ पे लिखा नहीं है तो क्यों हम देखेंगे. कम ऑन, इग्नोर दिस. अभी हमें ये दोनों देखना है, इसके ऊपर का जो भी कोड है. क्वेश्चन देखते हैं पहले. इफ़ द एप्लीकेशन इज़ रनिंग लोकली ऑन इस पे what will be rendered on the browser URL. it's okay. यहाँ पे URL आपको दिया हुआ है, यानी कि गेट मेथड लगाएगा, डिफ़ॉल्ट होता है क्योंकि ऑफ कोर्स. तो यहाँ गेट मेथड है, यहाँ पे पोस्ट मेथड है. ओके, यानी कि तो एरर ही देगा आपको. 405 रिक्वेस्ट ही गलत आ रही है आपकी. 405 ये है. इस 405 में देखो क्यों रिक्वेस्ट गलत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट होता है गेट. ओके, यानी कि वो रिक्वेस्ट भेजना, पर यहाँ पे पोस्ट इन्होंने लिख रखा है जो कि गलत आ रहा है. तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है वही गलत है, यानी कि एरर दिखाएगा. तो 405 में दिखाएगा. तो प्लीज़ चेक द वेब रिक्वेस्ट आना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है. ऑप्शन में तो है, लेट्स चेक क्या होता है. क्वेश्चन 12. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर फॉल्स अबाउट कैशिंग इन रेस्ट API. ओके, कैशिंग क्या होता है? कैशिंग आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि बहुत ही बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं. समझिए आपके घर में बहुत सारा सामान है, पर कुछ तो पर्टिकुलर सामान होगा जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, तो आपको मतलब पता है कि आप रोज़ यूज़ करते हैं, तो आप उसको एक जगह रख देंगे. तो बेसिकली आप ये समझिए कि जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं उसको टॉप पे रखते हैं. जैसे कि यूट्यूब पे कुछ बहुत ट्रेंडिंग चल गया तो रिकमेंडेशंस में आता रहेगा, वो आपके टॉप पे रहेगा कि हाँ बहुत चल गया, ऐसा वाला रहता है वो. अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया अच्छे से तो मैं दूसरी वीडियो में आपको समझा सकती हूँ. पहले हम लोग क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं. इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर फॉल्स. ओके, कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो फॉल्स हो सकती हैं अबाउट कैशिंग इन रेस्ट API, कैशिंग के बारे में. ओके, कैशिंग अलाउज स्टोरिंग सर्वर रिस्पॉन्सेज इन अ प्रॉक्सी और फ्रंट एंड so that a client need not to request to the server for the same resources repeatedly. ठीक है. इसमें बोल रहा है कि कैशिंग अलाउ करता है ऐसे मतलब रिस्पॉन्सेज स्टोर करने के सर्वर में, ताकि क्लाइंट को बार बार एक ही रिक्वेस्ट को ना मांगना पड़े. तो ये एकदम सही चीज़ है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, अगर कोई चीज़ बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है तो इंसान को बार बार चाहिए होगी, तो बार बार तो ढूंढ के नहीं निकाल सकता ना, वो साइड में रख देगा कि या वी नो आपको ये चीज़ चाहिए बार बार, तो हम आपको देंगे. तो ये चीज़ तो एकदम सही है, तो ये फॉल्स में तो नहीं आ रहा है. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. कैशिंग डिग्रेड्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इंक्रीजेस लोड ऑन द सर्वर्स. गलत है ये एक्चुअली, क्योंकि क्वालिटी क्यों डिग्रेड करेगा कैशिंग, और क्योंकि ये तो क्वालिटी बढ़ा ही रहा है ना, तो इस पर टिक लगा देते हैं. थर्ड ऑप्शन, ब्राउजर्स ट्रीट ऑल गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट कैशेबल बाय डिफ़ॉल्ट. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कैशिंग ऑप्टिमाइजेस द नेटवर्क बाय इंक्रीजिंग द लेटेंसी. ये भी नहीं होता है. ओके, टिक लगा दिया है. लेट्स सी क्या होता है. 13 नंबर पे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टोरिंग डेटा इन ग्राफ्स. ओके, ऑप्शंस देखते हैं. डेटा ऑन सोशल नेटवर्क्स कैन बी स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स. बोल रहे हैं कि हाँ,
जो डेटा होता है वो सोशल नेटवर्क्स पे ग्राफ्स की हेल्प से स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, तो उसमें हम लोगों ने ग्राफ्स यूज़ देखे हैं, बेसिकली एनालिटिक्स एंड ऑल। तो मुझे लगता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हाँ बिल्कुल यूज़ होता है। सेकेंड ऑप्शन, ग्राफ सपोर्ट स्टोरिंग एट्रीब्यूट सच एज नोड, डिग्री, एड्स, वेट एंड अदर मेटा डेटा, ये तो नहीं होगा। डेटा इज स्टोर्ड एज अ की वैल्यू पेयर, ये भी नहीं होगा। इन ग्राफ्स फाइंडिंग पाथ फाइंडिंग इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, ओके ये तो गलत है। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, सेकंड वाला आई एम नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। पर लास्ट वाला नहीं होगा क्योंकि पाथ फाइंडिंग इज़ नॉट, पाथ फाइंडिंग इंपॉर्टेंट होता है डेटा में, जस्ट सर्चिंग के अलावा पाथ फाइंडिंग में इंपॉर्टेंट होता है इसमें, लेकिन नॉट नॉट लिखा हुआ है। ओके तो लेट्स सी फर्स्ट लगा के देखते हैं। 14 नंबर पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कंसीडर द फ्लास्क रेस्टफुल API कोड गिवन, ठीक है, कोड दिया हुआ है, फ्लास्क दिया हुआ है, कॉल किया गया है, API वगैरह सब कुछ है। API कैलकुलेटर है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, ऑपरेटर में ऑपरेटर दिया है। इफ़ प्लस ऑपरेटर होगा तो सम होगा, ऑपरेटर माइनस होगा तो डिफरेंस होगा, ऑपरेटर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होगा, एल्स इनवैलिड ऑपरेशन ऑप्शन, सॉरी। सो API कैलकुलेटर, ओके, इसको एंडिंग पॉइंट बोलते हैं, बाय द वे लेट मी टेल यू, इसको एंडिंग पॉइंट बोलते हैं। एज्यूम दैट द फ्लास्क सर्वर इज रनिंग, इस पे रन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्ल कमांड दैट विल रिटर्न कैलकुलेटेड वैल्यूज, ओके, पूछ रहा है कौन सा कमांड कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। ऑप्शंस पे जाते हैं, सबसे पहले ऑप्शंस देखना होता है। सब में कर्ल पोस्ट कर्ल पोस्ट कर्ल पोस्ट कर्ल पोस्ट सब कुछ है। HTTP ये लाइन भी है, -h भी है, कंटेंट टाइप भी है। ओके सबसे पहले आपको ना देखना है एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो ये एक्चुअली ये जब API, भाई API खुद पे थोड़ी ना चल सकता है, क्या बात करते हो। तो ये दोनों तो ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा कि होगा, एज़ पर माई नॉलेज ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसके अलावा और कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कमांड्स दैट विल रिटर्न कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है तो सम पे लगेगा तो सम कैलकुलेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट पे लगेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई पे लगेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। लेट्स सी इसमें से कौन सा होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू सॉल्व, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद नहीं है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ये क्वेश्चन सीख कर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। ओके models.py फ्रॉम फ्लास्क SQL में, ठीक है, ID वाईडी दी हुई है, कॉलम डेट सब दिया हुआ है। ओके क्वेश्चन देखते हैं पहले मेन। You need to obtain ID days to fix. Okay, days to fix, where days to fix is a number of days between broken at and fixed at. Okay, broken at और fixed at में से हम लोग को निकालना है days to fix, ठीक है। अगर हम इसे माइनस करते तो निकल आ सकता है ना। या लेट्स सी ऑप्शंस देखते हैं। रिपेयर्स क्लास रिपेयर डॉट क्वेरी डॉट ऑल, ठीक है, सारी क्वेरी लेके। ओके हाँ मैंने बोला था माइनस करके निकाल सकते हैं फिक्स्ड और ब्रोकन से, तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं पहले। रिपेयर्स db.sessions.query क्लास पेयर डॉट ऑल, ये हो सकता है मुझे लग रहा है। इसमें भी r डॉट फिक्सड एट माइनस r डॉट ब्रोकन एट है, हाँ तो इससे फिक्स्ड वाले निकल आएंगे, डेज टू फिक्स। ओके लास्ट वाले ऑप्शंस r इक्वल्स टू ग्लास रिपेयर डॉट क्वेरी, इसमें भी इसने ग्लास रिपेयर डॉट फिक्स्ड एट माइनस ग्लास रिपेयर डॉट ब्रोकन एट लिखा है, डॉट लेबल। ओके ये ऑप्शन नहीं हो सकता मुझे लग रहा है, क्योंकि इफ़ आई एम फेवरिंग देम कि आर डॉट फिक्स्ड एट होगा, आर डॉट फिक्स्ड एट होगा, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे इस पर टिक नहीं लगाना चाहिए। और इस पर तो सही लिखा है, इस पर देख सकते हैं, पर ओके डेट टाइम क्यों इम्पोर्ट करना है इसको। ओके मुझे इससे गट फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, सो लेट्स सी इस पर उस पर लगा के देखते हैं। ओके लेट मी टेल यू, ये मेरी प्रैक्टिस के लिए थे क्वेश्चंस, लेकिन मैं आपको भी करवा रही हूँ साथ में, ताकि आप लोग अप्रोच देख सकें कि ओके पेपर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको नहीं भी आता हो तो भी। ओके सो आगे बढ़ते हैं 18th नंबर पे क्वेश्चंस। यू वांट टू रिट्रीवॉल रिपेयर्स दैट टुक मोर देन 7 days टू फिक्स, ठीक है, 7 दिन से ज़्यादा लगे फिक्स होने को। एनी डेज टू फिक्स ओनली फॉर रिकॉर्ड्स वेयर डेज टू फिक्स 7 दिन से ज़्यादा लगे डेज टू फिक्स।
ओके, इसका मुझे लॉजिक तो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। एक सेकेंड, इसका लॉजिक मुझे नहीं समझ आया। इसका, हाँ इसका भी लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है, इसका भी लिखा हुआ है। इसमें मुझे सबसे अच्छा बस ये लग रहा है। ओके लेट्स सी, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मुझे सब कुछ आ रहा है पेपर में, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं है, सो नहीं आ रहा है। लेट्स इग्नोर दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि हमारा कितना सही हो रहा है। बस 9 मार्क्स तो नहीं आने चाहिए। लेट्स सी। ओके सबमिट करते हैं। ओह 82 मार्क्स, ओके 41 आउट ऑफ 50 एंड 82%। ओके लेट्स एनालाइज आर पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये हम लोगों ने कैसे सही कर दिया। यस तो आपको ये याद रखना है, ये हर पेपर में पहला क्वेश्चन तो यही आने वाला है जिसका यस होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके आगे ओके ये वाला आंसर सही था मेरा, ये वाला भी सही था। हाँ मेरा गैस सही था, क्योंकि मुझे पता था कि SEO इस पर ही अच्छे से काम करता है जिंजा 2 में, सो नेवर माइंड। थर्ड वाला भी सही था, क्योंकि आपको याद रखना है कि ये स्केलर यूज़ होता है तो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम ऐसे करके फंक्शंस लगते हैं। और इसके बाद ओके ये तो बहुत बेसिक सा था, आपको सोर्स ही लगाना होता है जावास्क्रिप्ट फाइल में, या तो आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन 6 पे क्या था। ओके हाँ ये तो आपको यहाँ से देखना होता है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई वो नहीं है। ओके ये वाला भी सही था, हाँ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था पर सही था। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन पे ये वाला सही था। इस वाले को आपको दिमाग में रखना है कि जो डॉट सेव सब्सटीट्यूट होता है उसको कोई की एरर नहीं फेंकेगा, उसे नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि आप लिखें या ना लिखें। आप लिखेंगे तो आपको उसकी जगह पे लिख के दे देगा उसकी प्लेस पे, अदरवाइज़ वो जैसा लिखा है वैसा लिख के दे देगा। लेकिन ये जो डॉट सब्सटीट्यूट है ना, इसके अंदर थोड़े इश्यूज़ हैं, ईगो इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो अगर आप लिखेंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये की एरर थ्रो करेगा। तो आपको ऐसे इस चीज़ को याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके ये क्वेश्चन कौन सा था। ओ अनऑथराइज्ड पे टिक लगाना था, जिससे मेरे मार्क्स कट गए और मेरे पूरे के पूरे 3 मार्क्स कटे हैं। दैट्स सो एम्बैरेसिंग। पर लेट्स सी इसमें क्या गड़बड़ हुई थी। ओके UID और पासवर्ड सेम होना चाहिए, तो आएगा यू आर ऑथराइज्ड, अदरवाइज़ आएगा यू आर अनऑथराइज्ड। तो इसमें UID और पासवर्ड तो सेम लग रहे थे, 54321 54321। प्रोफेसर की स्पेलिंग भी सही है, एकदम सही है। आई डोंट नो इसमें क्या गलती हो गई थी, ये मैं सही करके बताऊंगी बाद में, अभी तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा है ना। ओके ये वाला क्वेश्चन, या आई वॉज राइट। ओके तो आपको पता होना चाहिए कि जो अलर्ट आप लिखते हैं ना तो उससे पॉपअप होके आता है, तो पॉपअप तो बॉक्स में ही आता है ना, क्यूट सा। तो ये भी बहुत ही बेसिक सा था। ग्रेड 1 आपको टिक लगाना था 4.5 मार्क्स के लिए। अनदर क्वेश्चन सही था डैम। ओके ये भी क्वेश्चन सही था। इसमें आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जो URL में ऑफ कोर्स वो जो गेट डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, और गेट डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन इसमें इसने लिखा था पोस्ट मेथड, तो मुझे लगा कि अगर ये ऐसा है तो मेथड्स में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, एरर आ सकता है। तो एरर मैंने यहाँ से देखा, और इसमें मुझे लग रहा है कि मैंने ये वाला तो ऑप्शन हटा ही दिया था, एरर 4, क्योंकि यहाँ पे यूज़र 4 था ही नहीं। ओके तो यूज़र एरर 4 आएगा कहाँ से, तो मैंने ये हटा दिया था। सो आई गेस मेरा गेस सही था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था कैशिंग आपको अच्छे से पता होनी ही चाहिए। आपको नहीं पता तो कोई अच्छा सा वीडियो देख लें या कुछ और कर लें, पर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये पेपर में आ जाए आपको और आप फिर मुझे याद करें। ओके तो ये वाला आंसर मैंने कहा था कि ये वाले आंसर सही होते हैं और ये गलत होते हैं, तो फॉल्स पे टिक लगाना था, तो हमने एकदम सही टिक लगाया है। ठीक है ओके इसमें सेकंड वाला भी सही था जो कि मैंने नहीं लगाया, थोड़ी सी पढ़ाई की कमी हो गई मेरे अंदर, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। फर्स्ट वाला सही था, सेकंड वाला हम बाद में कभी देखेंगे सही क्यों था। और ओके 14th नंबर पे ओके इतने गेस सही हो रहे हैं मेरे।
ठीक है, मैंने हाँ मुझे पता था कि एंड पॉइंट है यहाँ पे, तो ये खुद से क्यों ही करेगा, इतना दिमाग क्यों चलाएगा। और मुझे सिंपली लगा था कि कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेट तो तीनों से ही हो जा रहा था ऑफ कोर्स, तो तीनों पे मैंने टिक लगा दिया, तो बाय ग्रेस अपने आप से ही हो गया। ये वाला मुझे नहीं आता था, मैंने बोला था पहले से, सो नेवर माइंड, लेट्स इग्नोर। ये कौन सा है इस क्वेश्चन पे? वाओ, ये क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट मुझे इतने अच्छे से नहीं आ रहा था, लेकिन गट फीलिंग सही था आंसर मेरा। लेट्स मूव अहेड। 18 नंबर पे फर्स्ट वाला सही था जो कि मैंने नहीं लगाया है, सेकंड गलत, ठीक है थर्ड सही था, थर्ड से मैंने लगाया था। ओके, सो ये था मेरा पेपर का एनालिसिस, जिससे मुझे ये समझ आया है कि मेरी गट फीलिंग अच्छी है, तो इसलिए मुझे इतने मार्क्स आए हैं। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और अगर मेरी कुछ गलती दिख रही हो तो कमेंट कर देना, ताकि मैं जल्दी से डिलीट कर दूँ कमेंट और गलती से कर सकूँ। ओके, थैंक यू, सी या, बाय।